हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। एक्चुअली हमारी सीरीज का ये 11th क्वेश्चन है, बट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। इसमें क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक जो है दो तरीके के होते हैं। एक है आपका डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है इन्फरेंशियल। दोनों में क्या बातें होती हैं। डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक होता है, इसमें क्या बात होती है कि समराइज करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा सेट। यानी कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम यहाँ पर समराइज करते हैं। जैसे जो डीआई होती है तो उसमें आप देखते हैं ना कि क्या होता है, हमारे पास पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है। तो वहां पे क्या हम करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं। जो एक एक डेटा को एक एक ईयर का पढ़ने के लिए दिक्कत होती है, इस वजह से उसको समराइज करके लिख दिया जाता है। तो वो क्या है, वो एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कंसिस्ट टू बेसिक कैटेगरी ऑफ मेजर्स। यहाँ पर दो तरीके हैं मेजर करने के, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। ये की पॉइंट्स है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है इसमें दो तरीके होंगे। कौन सा, एक तो हो गया सेंट्रल स्टैटिस्टिक और दूसरा हो गया मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब जो सेंटर को बताए कि सेंटर कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो कि सेंटर को बताए, सेंटर कहाँ से, मीन से हम पता कर सकते हैं, मीडियन से और मॉड से। जैसा भी हमारा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि मीन मीडियन मॉड कहाँ है, और वो होती है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर का डेटा, ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, वेरिएबिलिटी, कि डेटा हमारा कहाँ तक वेरी करता है, कहाँ तक लाई करता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी जहां पर हम डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को, वो हमारे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस को जो बताए, ठीक है, जो वेरियांस को बताए। अब आपको तो पता ही होगा ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, हमारा वेरियांस हो जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांस, मैक्सिमम मिनिमम वेरिएबल कहाँ तक जा रहे हैं, कर्टोसिस और स्क्यूनेस, यानी कि डेटा हमारा किस साइड स्क्यूड हो गया है, राइट हैंड साइड चला गया है डेटा, या ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड चला गया है डेटा, हमारा किस साइड स्क्यूड हो गया है, ये चीज हम मेजर बताते हैं अपने वेरिएबिलिटी में। तो ये दोनों ही चीजें हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। तो इन्फरेंशियल स्टैटिक में क्या होता है, इट इज इन्फेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन। जब हम इन्फर कर रहे हो चीजों को, यानी कि चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन, डेटा हमने देखा, अब उस डेटा को देख करके हम एक इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। लेट्स सपोज एज कि आपके सामने एक बार ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया है, बट आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से अगर कुछ बार ग्राफ बना हुआ है तो हम क्या इन्फर कर पा रहे हैं कि जो भी ये डेटा है ये क्या है, ये एक पॉजिटिव रिलेशन को रख रहा है या ग्रोइंग रिलेशन को शो कर रहा है। इस तरीके का हम एक इन्फरेंस निकाल पा रहे हैं इस डेटा से। तो ये है हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, जहां पर हम पॉपुलेशन से या जो भी सैंपल हमारे पास मिला है उसके बारे में हम इन्फरेंस कर रहे हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक हेल्प अस टू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन के बारे में एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके के टेस्ट होते हैं या दो तरीके की चीजें होती हैं। पहला तो है आपका एक हम हाइपोथेसिस की यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, और दूसरा यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कहता कि इनमें से कौन सा जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की बात करता है। तो एक है आपका यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट, दूसरा है रिग्रेशन, तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन और चौथा है टी टेस्ट स्टैटिस्टिक।
तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में दो चीजें थी हमारी, कौन कौन सी, एक तो जो मीन या सेंट्रल टेंडेंसी को बताए, और दूसरा कौन सा, जो हमारे वेरिएंस को बताए। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, जो कि वेरिएंस को बताता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके वेरिएंस को बताता है। सो ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दो चीजें समझने वाली है, एक तो थ्रेट और दूसरा एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, तो पहले एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है। देखिए, एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये है कि हमने जो भी रिसर्च की, जो भी हमने फाइंडिंग्स की, अब जो हमारा आउटकम आया, जो आउटपुट आया, क्या हम उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फॉलो कर सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इसको लागू किया जा सकता है या फिर नहीं। जैसे कि अगर कोई केमिस्ट्री की लैब है तो वहां पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, बट वो क्या है, वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में है। ठीक है, अब उसको ये चेक करना कि मतलब क्या जिस पॉपुलेशन पे या जिस सैंपल पे या जहां पर भी हमको इसको यूज करना है, क्या वो वहां पे एप्लीकेबल है। लेट्स सपोज इस कोरोना की अगर जो वैक्सीन बनाई गई वो एक लैब में बनाई गई होगी, अब वो लैब में बनाई गई, पता चला कि ठीक है ये सही है, ये इससे जो है कोविड नहीं होगा, ठीक है, या ये प्रिवेंट कर ले जाएगी, लेकिन वो कितने हद तक सही है, वो कितना हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, कितना ज्यादा उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी है, ये बात डिपेंड करती है उसके जर्नलाइजेशन पे। ठीक है, कितने ज्यादा ब्रॉडली उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखनी है। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये होता है। एक बार सब पढ़ लेते हैं कि क्या एक्सटर्नल वैलिडिटी इज एक्सटेंड टू विच द रिजल्ट ऑफ स्टडी कैन बी जर्नलाइज, हम कितने एक्सटेंड तक उसको जर्नलाइज कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी है। ठीक है, एंड अक्रॉस अदर सिचुएशन, अगर अदर सिचुएशन आती है, अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग स्टिमुलाई होता है, टाइम होता है, तो इट इज दी वैलिडिटी ऑफ अप्लाइंग द कंक्लूजन ऑफ साइंटिफिक स्टडी आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी। हमने एक लैब में स्टडी की, अब बाहर उसको चेक करना है या बाहर देखना है कि वो कितना अच्छे से जर्नलाइज कर सकते हैं, ये आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी। The aim of the scientific research is to produce generalization knowledge about the real world. Real world में वो कितना सही है, लैब जो है, जो केमिस्ट्री का लैब है, वो रियल वर्ल्ड तो नहीं है, वो तो क्या है, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, एक कंट्रोल्ड चीजें हैं जहां पर हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बस में है। ठीक है, बट ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, जो लोग हैं, वहां पे एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड नहीं है, वहां पे एक्सटर्नल बहुत सारी चीजें हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो द एम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ये है कि हम इस चीज को जो हमने बनाया, जो हमने लैब में बनाया, अब वो हम बाहर कितने अच्छे से उसको लगा सकते हैं। तो विदाउट हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी यू कैन नॉट अप्लाई द रिजल्ट। अगर एक्सटर्नल वैलिडिटी में वो क्वालिफाई नहीं करती है, अगर वो दवा एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्वालिफाई नहीं करती है, तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके थ्रू हम चीजों को समझेंगे। एक रिसर्चर है, ठीक है, जो कि चाहता है, एक हाइपोथेसिस जिसने बनाई कि एक डायग्नोसिस किया कि जो मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर कैन बी बेनिफिट फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस डेली। जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो लोगों को टेंशन हो जाती है, ये चीजें, उसको हम माइंडफुलनेस के थ्रू कम कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। ये एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको समझते हैं कि थ्रेट कहां पर आ सकता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी में कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे थ्रेट आ सकती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, ये 7 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि सैम्पलिंग बायसनेस, यानी कि हमने जो सैंपल लिया वो ही सही नहीं लिया, जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को ही नहीं रिप्रेजेंट करता। जैसे हम टेस्ट कर रहे थे एक्सटर्नल वैलिडिटी को, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए हमने अपनी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लिए, ठीक है, बट अब वो जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, और हो सकता है कि उनके ऊपर जो मेरी हाइपोथेसिस थी वो सक्सेसफुल हो गई, तो वो जनरलाइज नहीं हो पाएगी। यानी कि थ्रेट कहां पर आया कि हमने प्रॉपर सही से सैंपल नहीं लिया, यानी सैंपल में बायसनेस आ गई।
दूसरा पॉइंट ध्यान में रखने वाला होता है, हिस्ट्री एंड अनरिलेटेड इवेंट इन्फ्लुएंस द आउटकम। जैसे कि जैसे मेंटल डिसऑर्डर पे काम था, ठीक है, बट हुआ क्या कि कुछ एक्सटर्नल चीज आ गई या फिर कुछ हिस्ट्री में कुछ ऐसा रिकॉर्ड था, या समझ लीजिए जैसे यहाँ पे क्या आ गया, एक नेचुरल डिजास्टर आ गया। अब नेचुरल डिजास्टर आने की वजह से तो क्या हो जाएगा कि मेंटल डिसऑर्डर तो हो ही जाएगा। तो इस वजह से भी जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो सकता है, जनरलाइजेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर एक और ध्यान में रखने वाली बात है, क्या है, एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे सैंपल्स थे, वो वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू रिड्यूस द एंजाइटी। उनको बता दिया, मतलब जो पार्टिसिपेंट है वो एक्स्ट्रा वर्क करने लगे अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इससे भी बायसनेस आ जाएगी, उससे भी जो हमारा रिजल्ट है वो सही सही नहीं आएगा। फोर्थ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट में क्या था, द टेंडेंसी ऑफ पार्टिसिपेंट टू चेंज देयर बिहेवियर सिंपल बिकॉज, क्योंकि उनको पता चल गया कि इनके ऊपर रिसर्च हो रही है, उनको पता चल गया कि उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, इसलिए उन्होंने अपनी जो थॉट प्रोसेस है या जो भी चीजें हैं उसको उन्होंने बदल लिया। तो ये होता है हॉथॉर्न इफेक्ट, ठीक है। फिफ्थ जो चीज है वो ध्यान में रखने वाली बात है, टेस्टिंग इफेक्ट। बिकॉज पार्टिसिपेंट बिकम फैमिलियर विद दी प्री टेस्ट फॉर्मेट। जैसे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होता है ना, तो प्री टेस्ट का फॉर्मेट पता चल जाए, जैसे आपको अगर अगर क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाए और कह दिया जाए कि वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सेम माइंडसेट से जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं दोगे, फटाफट क्वेश्चंस के आंसर मार्क करके चले आओगे। तो वही चीज है कि अगर प्री टेस्ट एक बार हो चुका था, फिर उनका जो है बाद में प्रो टेस्ट पोस्ट टेस्ट हुआ, तो उनको क्या हुआ कि लेस एनॉक्सियस उनको फील हुआ ड्यूरिंग दी पोस्ट टेस्ट। तो ये टेस्टिंग इफेक्ट भी हो सकता है कि अगर हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं तो भी अफेक्ट हो रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या है, एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिसिपेंट विद डिप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि दो टाइप के लोगों के बीच में इंटरैक्शन हुआ, ठीक है, किन के बीच में, जिनको डिप्रेशन है और दूसरे जो पार्टिसिपेंट है जिनके पास रिसर्च हो रही है, उनके बीच में इंटरैक्शन हुआ, और फिर जो आता है रिजल्ट उसमें वेरिएशन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि निगेटिव थॉट पैटर्न होने लग जाते हैं, एंड द माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जो होती है वो क्या होती है, एंजाइटी लेवल को और इम्प्रूव कर दिया गया। जैसे कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो उसकी चीजें, वो जो बातें या कुछ भी ऐसी चीजें होती है तो उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वही है कि नेगेटिव लोगों से अगर हम मिले तो जो चेंजेस आए थे वो फिर से इन्फ्लुएंस कर गए और फिर से वो वहीं पहुंच गए जहां पर वो पहले थे। तो ये हो गया कि एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट, उसकी वजह से अफेक्ट होना। सेवेंथ जो है, यहाँ पे 7 पॉइंट ही इसमें होते हैं, और 7.7 जो है वो क्या है, सिचुएशन इफेक्ट। जैसे फैक्टर लाइक सिटिंग दी टाइम, जैसे होता नहीं कि अगर आप किसी मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट में हैं, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट तो आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा ना। लेट्स सपोज कि अगर हम कुछ दिन के लिए किसी शिविर में जाएं योगा करने, तो वहां पे हमारा जो डेली का रूटीन होता है वो बदल जाता है, ठीक है, हम जंक फूड नहीं खाते हैं, टाइम से उठना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट जो नेचुरल एनवायरनमेंट है आपका, जब आप कम बैक टू होम आते हैं तो क्या होता है कि फिर से हम पुराने वाले चीजों पे चले जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जो सिचुएशन अफेक्ट कर रही है, टाइम, डेट, लोकेशन, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें भी हमारी फाइंडिंग्स को लिमिट कर देती हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेट करती हैं, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सोर्स जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेट करता है, यानी कि जो जनरलाइजेबिलिटी है, जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको जब हम जनरलाइज करें तो कौन कौन सी बातें हैं जिसको जो थ्रेट हो सकती है, जहां पे कमजोर पड़ सकती है हमारे रिजल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल सैंपल पे अफेक्ट होता है, अगर सैंपल हमारा अगर डिफरेंट है तो उससे हमारी जर्नलाइजेबिलिटी में अफेक्ट आएगा, यानी कि जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे या जिसके पर हम रिसर्च कर रहे थे, वो अगर हमारे सैंपल में बायसनेस है तो ऑफकोर्स हमारी जो रिजल्ट है उसमें बायसनेस आएगी, हमारी जनरलाइजेबिलिटी में भी बायसनेस आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर है नोवेल्टी एंड यूनिकनेस ऑफ स्टिमुलस। क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस की भी बात की गई थी कि अगर स्टिमुलस वगैरह है तो ये भी आपको अफेक्ट करता है, ये भी पॉइंट होगा। सी पॉइंट में कहता है इम्प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इम्प्रॉपर मैनिपुलेशन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे आप दो स्टडी में दो चीजें होंगी, एक तो होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम इसको चेंज करते हैं और हम चेक करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसका मैनिपुलेशन मतलब इसको हम बदल करके देखते हैं तो इसके मैनिपुलेशन से हमारे एक्सटर्नल वैलिडिटी को अफेक्ट होगा नहीं, इसकी चेंजेस से हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा चेंज करके देखेंगे उतना ही सॉलिड आंसर हम निकाल पाएंगे, उतना एक्यूरेसी हम ले पाएंगे अपनी डेटा में, ठीक है। तो इसके चेंज करने पे तो हमारा जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो कम होगा, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी वाले सभी ऑप्शन को हम काट सकते हैं, ठीक है। फिलहाल एक ही ऑप्शन में है। यहाँ पे है कि लैक ऑफ मोटिवेशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जो हमारे जो सैंपल हैं अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है, कि हाँ माइंडफुलनेस से बेटर रिजल्ट आएगा, तो वो मोटिवेटेड नहीं है, जैसे वो अपना काम कर रहे थे, जैसे चीजों को अपने फॉलो कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह से चीजों को फॉलो कर रहे हैं, बस उनको क्या कहा गया है कि आपको माइंडफुलनेस को अडॉप्ट कर लेना है बस। तो उससे हमारी जो एक्सटर्नल थ्रेट है वैलिडिटी को वो नुकसान नहीं होगा, मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट मोटिवेटेड ना हो तो वो ज्यादा बेटर है, अगर मोटिवेटेड होंगे तो ज्यादा इफेक्ट करने लग जाएंगे ना, ज्यादा काम करने लग जाएंगे, ज्यादा मेहनत करने लग जाए। देखिए यहाँ पे क्या है कि मोटिवेटेड हो गए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट में यही तो था कि वो ज्यादा मेहनत करने लगे, हार्ड वर्क करने लगे रिड्यूस करने के लिए, तो उससे फर्क क्या होगा, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा। सो ये भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो ई पॉइंट है इसमें क्या कहता है, रिएक्टिविटी ऑफ असेसमेंट। रिएक्टिविटी ऑफ असेसमेंट ये आपका पार्ट हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ असेसमेंट मतलब कि वो क्या, अब उसका क्या रिएक्शन आ रहा है, उससे जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ कर रहे हैं, अगर बात की जाए तो देखिए प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका यहाँ पे रिएक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है कि हाँ पहले पता चल गया, अब दोबारा उस तरीके से हॉथॉर्न इफेक्ट है, पता चल गया कि हमारे पर जो है कंट्रोल एनवायरनमेंट, हमारे पर रिसर्च हो रही है, तो अब उन्होंने अपने जो है थॉट प्रोसेस उसको बदल दिया, ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो है वो इम्पैक्ट डालेगी एक्सटर्नल वैलिडिटी पर, ठीक है। सो ये वाला आंसर में कंक्लूड किया जाएगा। ए बी और ई, ए बी और ई ऑप्शन 4 में है, सो 4 इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, कहता है कि सैंपल साइज, सैंपल का साइज फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च वेरी बाय टेक्निक बट आर जनरली स्मॉल। सैंपल साइज जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, जैसे हमारी एथनोग्राफिक रिसर्च हो गई, वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई, ठीक है। अब उसमें जो सैंपल का साइज है वो चेंज होता रहता है बाय द टेक्निक, टेक्निक के अकॉर्डिंग, बट जनरली जो है वो स्मॉल होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सही है। देखिए दो तरह की आपकी रिसर्च होती है, एक तो क्वालिटेटिव कह सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव में जहां पर हम बहुत ढेर सारे सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी पे बेस्ड है, बट क्वालिटेटिव जहां पर रियल लाइफ एनवायरनमेंट को समझने की बात हो रही है। जैसे कि एथनोग्राफिक जो रिसर्च है वो आपकी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, जहां पर रिसर्चर जाता है, पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करता है, यानी अपने सैंपल को ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, उससे पूछता है और चीजों को मतलब बहुत डेप्थ में स्टडी करने की कोशिश करता है। तो आप बताइए कि इस तरह की जो रिसर्च होगी जहां पर डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करनी है, वहां पर डिपेंड करता है, वहां पर जो है सैंपल हमारे बहुत थोड़े से हो सकते हैं ना, हम मतलब बहुत ज्यादा लोगों को स्टडी नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव में क्या हुआ कि अगर हमें डेटा चाहिए तो हम किसी कंपनी का डेटा उठा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे अगर देखें
तो हम सिंपल अगर क्वेश्चन हमें जानना है तो हम क्वेश्चन ऐड ईमेल के थ्रू भेज करके काफ़ी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट वो भी उतना आसान नहीं है। बट जो रियल लाइफ में चीज़ों को समझना है, एकदम एक्चुअल में चीज़ों को जानना, जहाँ पे क्वालिटेटिव की बात हो रही है, इनकी फीलिंग्स तक पहुँचना है, वो मुश्किल है। वो बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना मुश्किल है, वो लिमिटेड ही होता है, कम डेटा हम कलेक्ट कर पाते हैं। तो ये बात ठीक कह रहा है कि पहली बात तो टेक्निक पे डिपेंड करेगा, और दूसरी बात क्या होगा कि सैंपल साइज जनरली जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, ये हमने देखा, पता चला कि ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इन्वॉल्व नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो यहाँ पर देखिए, सैम्पलिंग के पहली बात तो दो मेथड होते हैं। प्रोबेबल वो होता है जहाँ पे इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन होता है, पार्टिसिपेंट्स कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कोई भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मुझे डेटा कलेक्ट करना है तो मैं अगर किसी कंपनी का डेटा उठा रही हूँ तो उसमें जो हमारा सैंपल है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन, अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो किसी को भी पिक कर लिया, स्ट्रैटिफाइड है तो किस तरह से, मतलब ये इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही, बट हाँ यहाँ पर कोई भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें क्या होता है कि वहां पर हम डेटा कैसे लेंगे। अगर मुझे एथनोग्राफिक रिसर्च करनी है या कैसी भी जो क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है तो हम क्या करेंगे कि अगर मुझे किसी पिंड या गांव के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम वहां पर जाकर ऑब्जर्व करेंगे। अब क्या करेंगे कि जो मेरे आसपास का गांव होगा, बेसिकली पहले तो हम वहां अप्रोच करेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि हाँ यहाँ पे लाइट, बिजली, पानी, राशन, ये सारी चीजें अवेलेबल है नहीं है, क्या है। तो हम पहले अपने आसपास की चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वो जो इंडिया के और दूर वाले स्टेट थे वो शायद रह गए, मेरे सैंपल में आने से रह गए। कौन आ गया? जो मेरे आसपास के लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या कह रहा है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इन्वॉल्व नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हाँ, तो यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के आने की चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, वो अब डिपेंड करता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम बाउंडेशन और कॉस्ट बाउंडेशन भी है। अगर मुझे इंडिया के सभी स्टेट से डेटा चाहिए तो उसमें टाइम भी लगेगा और मेरी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो काफी चीजें हैं अगर मैं क्वालिटेटिव डेटा सर्च करती हूँ तो। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है, सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है? द पॉजिटिविस्ट रिसर्च कंसीडर रियलिटी एज। जो पॉजिटिविस्टिक रिसर्च होती है ना, बेसिकली जो रिसर्च है वो आपकी दो तरीके से होती है। एक है आपकी पॉजिटिविज्म, दूसरी है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म वो एरा है जहां पर हर रिसर्च को साइंटिफिकली देखा जा रहा है, जहां पर हमने ये जान लिया था कि साइंस से चीजों को जाना जा सकता है। जो नॉलेज है वो कहीं और से नहीं है, बल्कि साइंस के थ्रू हम चीजों को समझ सकते हैं। जो भी इन्वायरमेंट में, जो भी नेचर में कुछ भी बदलाव आता है, धूप, बारिश, पानी, पत्थर को घिस के बिजली बनाना, हथियार बनाना, ये सारी चीजें कैसे हुई? साइंस के थ्रू जानते जानते जब हम, हमारे पास आसपास जो भी चीजें थी, हम धीरे धीरे साइंस को समझ पाए, तो फिर ये हुआ कि हम हर एक चीज को साइंस के थ्रू समझ सकते हैं, और साइंस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। साइंस से हम अपनी नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिविज्म का एरा था। और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म का एरा था, वहां पे बाद में धीरे धीरे चीजों को ये पता लगाया गया कि इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि साइंस के ही केवल थ्रू हम पता नहीं लगा सकते। जैसे कि क्या हो सकता है कि अगर आप कोई इवेंट, मतलब कुछ अगर आप देख रहे हैं कि हाँ हम मिसाइल्स बना ले रहे हैं, ठीक है, टेलीफोन बना लेते हैं, मोबाइल बना लेते हैं, सारी चीजें बना लेते हैं, ये किसके थ्रू बनाते हैं? हम साइंस के थ्रू बना लेते हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में देखा गया कि कुछ ऐसा डेटा है जिसको कि हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, लव फील कर सकते हैं, हिटनेस फील कर सकते हैं, ये चीजें, बट इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते। इसको हम किसी डिवाइस के थ्रू या किसी चीज के थ्रू हम बता नहीं सकते कि ये क्या है। ठीक है, तो वो चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पोस्ट पॉजिटिविज्म में आती है, जहां पर फीलिंग, अफेक्शंस, बिलीव, ट्रस्ट, लव, हेट, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। तो ये होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म का एरा। अब क्वेश्चन क्या है?
तो पॉजिटिविस्टिक रिसर्च जो है वो क्या चीज कंसीडर करता है, सब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, नेचुरल या इनसिग्निफिकेंट। तो अगर आप पूरे इसको समझे होंगे ध्यान से, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में फीलिंग्स, अफेक्शंस, लव, हेट, इसकी बात आई। ये सब क्या है, ये तो सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। जो सब्जेक्टिविटी है वो क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है। और ऑब्जेक्टिविटी क्या है, जहां पर हर चीजों को क्वांटिफाई किया गया, हर चीजों को नंबर्स के फॉर्म में बताया गया, जहां पे हर चीजों को बोला गया कि हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको कि लिख के बोल के बता सकते हैं, वो चीजें आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है, और वो है आपका पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि जो पॉजिटिविस्टिक है वो हमारी ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है, और वहीं अगर आपसे पोस्ट पॉजिटिविज्म पूछता है तो वो आपकी सब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है। देखिए जो लव, अफेक्शन, हेट है वो सब्जेक्टिविटी है ना, पर्सन को देख करके, चीजों को देख करके फीलिंग्स, थॉट्स, सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर हम देखें तो अगर हम इंटरनली अच्छे मतलब पॉजिटिव सा फील करते हैं तो आसपास का एनवायरनमेंट हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, बट एनवायरमेंट इज द सेम, मतलब चीजें वही रहती हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अगर कुछ अंदर से निगेटिव सी फीलिंग आ रही है तो आसपास का सेम एनवायरमेंट हमें खराब लगने लग जाता है, लगता है दुनिया ही पूरी खराब है, मतलब ऐसी फीलिंग आती है ना। तो वो क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सब्जेक्टिविटी है, दुनिया में तो कोई बदलाव नहीं आया, आसपास के लोग जैसे थे वो वही हैं, वो पहले भी वैसे थे, आज भी वही हैं, बट वहां पे आपके अंदर क्या फील आ गया, वो चेंज हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, वो क्या हुआ, वो सब्जेक्टिविटी है, जहां पर फिक्स नहीं है चीज, समय और फीलिंग्स के साथ चीजें बदल रही हैं, वहां पे सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द एलिमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। अब क्रॉस सेक्शनल डिजाइन एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च भी होती है, ये आपको मैंने बताया था। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है, इस फिगर के थ्रू समझते हैं कि जैसे ये पूरा टायर है, तो किसी एक पॉइंट पे अगर हम चेक कर लें कि इस टायर में हवा इतनी है, तो हम बता सकते हैं, इस पॉइंट पे देखा कि यहाँ पर हवा इतनी, तो हम बता सकते हैं कि भाई पूरे टायर में इतनी हवा होगी। ये क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एक पॉइंट पे हमने चेक किया, यही है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इसमें है हियर एनालाइज द डेटा ऑफ वेरिएबल कलेक्टेड एट अलोंग गिवन पॉइंट इन टाइम, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक जगह पे चीज को चेक करना, ठीक है। across the sample population predefined subset the study type is also known as cross sectional analysis, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, a type of research design in which you collect data from many different individuals। एक पॉइंट पे हम कई सारे लोगों से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को बताता है। फर्स्ट यहाँ पे है कि एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, दूसरा है डोमिनेशन ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा। तो फर्स्ट में बोलता है कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, क्रॉस सेक्शनल में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पे तो हम चेक कर रहे हैं ना कि इतनी एयर है इस टायर में, तो वो क्या हो गया, वो तो क्वांटिफाई हो गया ना, हम क्वांटिटी को तो लेते हैं, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा का यहाँ पे डोमिनेंस नहीं होता है, ये बात गलत है। तो नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि सैंपल ऑफ द केस विद इंटर रिलेटेड वेरिएशंस। यहाँ पर जो सैंपल है वो केस हो सकता है इंटर रिलेटेड वेरिएंस की, एक पॉइंट पर हमने जो है डिफरेंट सैंपल लिए सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो सैंपल में वेरिएशंस होगा, हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक है कि सैंपल में वेरिएशंस होंगे। डेटा आर कलेक्टेड एट द सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक बात है, डेटा जो है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कलेक्ट किया जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, एग्जामिनेशंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल, जो वेरिएबल है उनके बीच के रिलेशनशिप को हमें समझना होगा,
हाँ, ये बात ठीक है। देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने कई सारे एलिमेंट ले लिए, कई सारे जो है सैंपल्स लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई कि एक सिंगल पॉइंट पे ढेर सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी स्टडी हो गई। अब क्या है कि अब उनका जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स का, वो हम एग्जामिन करेंगे कि क्या है, क्या रिलेशनशिप आ रहा है, हम क्या आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सी डी ई ये तीनों ही बातें सही हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत है क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का प्रेजेंस होगा और डोमिनेंस नहीं होगा क्वालिटी का, ठीक है। सो सी डी ई ऑप्शन जो है थर्ड में है, सो थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर इंटरव्यू। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड जहां पे चीजें बहुत स्ट्रक्चर्ड हैं, बहुत ही प्लान्ड वे में है, ठीक है, जहां पे चीजें कैसी हैं, प्लान्ड वे में है, वो स्ट्रक्चर्ड हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है। अब जो आपका अगर मास्टर्स के सेमेस्टर की जो एग्जाम होते हैं, वहां पे क्वेश्चन कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर्ड ही तो होते हैं। जैसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है वैसा ही अभी भी क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप यूजीसी नेट की बात करें तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन पेपर होता है हमारा, वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, कि जैसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो कैसा हो गया, ये एक प्लान्ड होता है, एक प्लान्ड स्टडी होती है, एक प्लान्ड आपका माइंड मेकअप होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन लिखा होगा, फिर ऑप्शन लिखा होगा, फिर आपको आंसर को मार्क करना होगा। ये क्या हो गया कि स्ट्रक्चर्ड तरीका हो गया। टॉपिक भी अगर आप देखें तो सिमिलर टाइप के ही टॉपिक आपके दोबारा से दोबारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या हो गया, ये एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी हो गई। अनस्ट्रक्चर्ड जहां पे रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां पे कुछ भी कोई पूछ सकता है, दैट इज द अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो ये इंटरव्यू भी हो सकता है स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, और आपका एग्जाम भी हो सकता है स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। अब जो स्ट्रक्चर्ड है वहां पे वेल प्लान और प्री डिटरमाइंड चीजें होती हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं क्या कहता है। प्रोवाइड लिमिटेड चॉइस दैट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ जर्नलाइजेशन। तो ये कहता है कि यहाँ पे क्योंकि चॉइस जो है वो लिमिटेड है, इसलिए जो है हम जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं। चॉइस लिमिटेड है इसलिए हम जर्नलाइज नहीं, इसलिए हम जर्नलाइज कर सकते हैं। चॉइस लिमिटेड है। अगर आपको पता है कि आपको प्रोफेसर बनना है तो चॉइस लिमिटेड हो गई, तो अब आप ऐसा थोड़ी कि जर्नलाइज नहीं कर सकते, अब आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट कहता है स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। एक्यूरेसी की बात कर रहा है, एक्यूरेसी इज पॉसिबल टू दी लार्ज एक्सटेंट, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। जहां पर जर्नलाइजेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर हम एक्यूरेसी की भी बात ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या कहता है, डेटा प्रोसेसिंग इज इजी। यहाँ पर डेटा को प्रोसेस करना इजी होता है। जैसे कि अगर आप देखो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू अगर आप स्टडी करते हो, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम है, चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, तो इजी हो जाता है ना। जब कोई भी एग्जाम पहली बार हो रहा हो तब क्या होगा, तब चीजें ज्यादा हार्ड लगेंगी, चीजें नहीं समझ में आएंगी कि क्या ही पूछ सकता है। कोई नई यूनिट, लेट्स सपोज कोई नई यूनिट इंट्रोड्यूस हो जाए इसमें, तब क्या होगा, वहां पे समझना डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज अनइम्पॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। तो डेटा प्रोसेसिंग वहां पे क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। बट जहां पे स्ट्रक्चर्ड चीजें हैं वो क्या हो गई आपके लिए, वो आपके लिए हो जाएगी कि डेटा प्रोसेसिंग इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल ड्यू टू स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब जो क्वेश्चन है उसको हम सही से इंटरप्रेट ही ना कर पाए, वो इसलिए होगा क्योंकि स्टैंडर्डाइज है। अगर स्टैंडर्डाइज है तो मिस इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है? जैसे कि अगर एक ही वर्ड के कई मीनिंग है, जैसे कि एक वर्ड होता है हिंदी में कनक, ठीक है, बट अगर स्टैंडर्डाइज है तो हम
उसी मीनिंग, जैसे कनक है तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक का मतलब शायद धतूरा होता है कनक, मतलब जो खा लेने से इंसान पागल हो जाता है, और एक कनक जिसको कि सोना भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि गोल्ड। तो अब अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स की शॉप पे हूँ, तो अगर मैं कोई कनक बोलेगा तो मैं क्या समझूंगी कि मैं सोने की बात कर रहा है, यानी स्टैंडर्डाइज हो गई चीजें ना, वहां पे मैं धतूरे के बारे में तो नहीं सोचूंगी। तो ये चीज है यहाँ पर कि अगर स्टैंडर्डाइज है तो फिर आप डायरेक्शनल चीज सोचोगे, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। सो बी, सी और डी जो कि ऑप्शन 2 में है, सो 2 इज दी आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट कहता है कि द ओपिनियन दैट हिस्ट्री मस्ट emerge from archive is questioned repeatedly over a period of time। कहता है कि जो हिस्ट्री है, जो यानी कि जो हिस्ट्री के जो रिसर्चर हैं, उनसे बार बार क्वेश्चन किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये एक ऐसा एक ओपिनियन है, एक ऐसी एक राय है, राय ये है कि जो हिस्ट्री वाले रिसर्चर हैं उनसे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि कंटेंट फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब कह सकते हैं ट्रस्ट या मतलब एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे वाईफाई होता है ना, तो वाईफाई में भी आप देखोगे तो वो ट्रस्ट की ही बात करता है। तो यहाँ पे है कि कंटेंट फिडेलिटी कंप्लीट हिस्ट्री रिसर्चर टू सी सेवरल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो हिस्ट्री वाले, जो हिस्ट्री के जो रिसर्चर हैं, यहाँ पे क्या बात कहता है कि थ्योरी ऑफ हिस्ट्री आर थ्योरीज फॉर व्हाई थिंग्स हैपन एंड व्हाट दे डिड एंड पॉसिबली व्हाट मीन्स ऑफ द फ्यूचर। ये कहता है यहाँ पर कि जो रिसर्चर हैं, वो जो हिस्ट्री के जो रिसर्चर हैं, उनका क्या काम होता है, वो चीजों को पता लगाए ना कि जो ये चीज है वो क्यों हुई, ठीक है, वो कैसे हुई, ठीक है, उनका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में क्या कभी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, उनका कारण। तो ये चीजें जानने के लिए जो है हिस्ट्री वाली रिसर्च होती है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उनसे जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब कह रहा है कि जो कंटेंट फिडेलिटी है, यानी कि जो कंटेंट है, जो कंटेंट का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर चीजें लिखी गई हैं, जो कंटेंट फिडेलिटी है वो कंपल्स हिस्ट्री रिसर्चर टू सीक दी सेवरल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि जो कंटेंट जहां से हमने डेटा उठाया हुआ है, जो कुछ भी हमने उसके अंदर लिखा है, ठीक है, वो कितना सच है, ठीक है, वो कितना सच है, वो सोर्स इंपॉर्टेंट होगा ना, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो भी हमारे लिए जरूरी है कि जो चीजें, जो रिसर्चर जो चीज बता रहे हैं, जो कंटेंट में जो लिख रहे हैं, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है, वो कितना सच है, या जिस सोर्स से वो उठा रहे हैं वो कितना सच है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही कह रहा है कि उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई तुमने ये ऐसा रिसर्च में ये बात क्यों लिखी, या ऐसी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो वो उस चीज को डिफाइन करें। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि जो कंटेंट है वो कितना सच है, ये भी जरूरी है जानना। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से कौन सा जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है, जैसे कि लैब में कोई चीज टेस्ट करना और चेक करके आंसर निकालना। तो ये कैसा हो गया, ये आपका क्वांटिटेटिव हो गया ना, हम चेक कर करके देखेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, यानी कि मैनिपुलेशन वगैरह हम करते हैं। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो में क्या होता है, जैसे कि दो चीजें हैं, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है
उसके साथ कुछ घटना घटी, मतलब कुछ हुआ उसके साथ, तो हम चेक करते हैं, पता लगाते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो में कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी ये हालत किस वजह से हुई, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता लगाना ये काम होता है एक्स पोस्ट फैक्टो का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जैसे कई सारी चीजें हैं, जैसे एक एग्जाम्पल था ना कि अगर रेल है वो डीरेल हो गई, ट्रेन है वो डीरेल हो गई, तो उसके डीरेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब उन सभी कारण में से कौन सा कारण है जो कि इम्पैक्ट डाल रहा है, ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर इस पे चेक करेंगे, फिर नहीं अच्छा इससे नहीं अफेक्ट हुआ, इसकी वजह से हुआ होगा कुछ और, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, कि हो सकता है जो रेलवे लाइन है वो खराब हो गई, हो सकता हो वेदर का रीजन रहा हो सकता है कि जो व्हील्स हैं ट्रेन के वो खराब हो गए हो, इंजन खराब हो गया हो, क्या रीजन है, इस चीज का पता लगाना है। तो ये हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे और तब बताएंगे। तो ये चीजें कहाँ पर होंगी, ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएंगी, ठीक है। ये दोनों बातें तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कंफ्यूजन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में और ग्राउंडेड थ्योरी में। अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव सिर्फ रिसर्च लिखा होता तो भी यहाँ पर ज्यादा जो है कंफ्यूजन क्रिएट होती, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे। सर्वे में तो हम डेटा क्वांटिफाई करते हैं ना, सर्वे में सर्वे मेथड के थ्रू तो हम डेटा क्वांटिटेटिव डेटा हम कलेक्ट करते हैं। अब और डिटेल से समझते हैं। देखिए जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो क्या करती है, जो भी चीजें हैं उसको डिस्क्राइब करना, जो था एज इट इज डिस्क्राइब करना, किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, पार्टिसिपेंट्स का कोई भी यहाँ पर ऐसा रोल नहीं होगा कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वहां पर रखे। जो चीज जैसे घटना घटी है, जो भी चीज जैसे हुआ एज इट इज बताना है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का अपना इन्वॉल्वमेंट, अपनी फीलिंग्स से लेकर के अपनी कोई भी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, ठीक है। और बातें ध्यान में रखनी है आपको, जो दो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान में रखनी है। पहले तो ये समझिए कि द टर्म जो है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो आपकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में ही जा सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान में रखने वाली दो बातें हैं कि अगर पार्टिसिपेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इन्वॉल्व करता है तब वहां पे क्या आ जाएगी, सब्जेक्टिविटी, और जहां पे सब्जेक्टिविटी आ जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगी, ठीक है। If researcher generate the data, describe who, what and where, then it create the objectivity. जहां पर ऑब्जेक्टिविटी है मतलब यही फिक्स आंसर होगा, यही फिक्स चीजें हैं, जहां पर ऑब्जेक्टिविटी आएगी वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव है यहाँ पर क्या बात है कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो एज अ क्वालिटेटिव एज अ क्वांटिटेटिव दोनों ही ले सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इसका अगर ज्यादा वेटेज देखें तो वो क्वांटिटेटिव की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हुई उसको एज इट इज डिस्क्राइब करना है, पार्टिसिपेंट के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके अपने ऑब्जर्वेशन को, उसकी अपनी फीलिंग्स को इन्वॉल्व नहीं करना है। सो इसलिए ये क्या हो गया, आपका क्वांटिटेटिव हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, ग्राउंडेड थ्योरी होती है आपकी बॉटम अप अप्रोच, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आई है, अब उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम एक्सपेरिमेंट कर करके कि देखेंगे कि अच्छा क्या यहाँ पे जाकर के, इधर जाकर के, इधर जाकर के, हर तरफ चेक करेंगे कि समझ लीजिए कि ये वो सक्सेस का ये वो तरीका है जहां पर प्री डिफाइंड पाथ नहीं है, इधर उधर मूव करके फिर पता चला कि ये सभी रास्ते जो हैं वो गलत हैं और अब एक रास्ता मिला और पता चला कि ये वाला रास्ता एकदम सही है, स्ट्रेट है और इसी पे ही चलना है। ये है ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। तो ग्राउंडेड थ्योरी इज अ रिसर्चर कंसर्न विद अ जनरल थ्योरी which is the grounded in the data has systematically collect and analyze. It is used to uncover the things that social relationship of the behavior groups known as social process. और एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ग्राउंडेड थ्योरी कहाँ पर ज्यादा यूज करती है, ये की पॉइंट है जिसे कि आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं। एचआर डिपार्टमेंट जो है ज्यादातर जो है ग्राउंडेड थ्योरी का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि उनको स्टडी करना हो कि एम्प्लॉयज आर फ्रस्ट्रेटेड बाय देयर वर्क, तो ये क्या हो गई, एक तरह से ग्राउंडेड थ्योरी हो गई, ठीक है।
सो ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो आपकी क्वालिटेटिव है, जहां पर प्री डिफाइंड आपको बात नहीं पता है, आपको अपने गोल का पाथ नहीं पता, आपने बहुत सारे रास्ते जो है ट्राई किए, फिर आपको पता चला। जैसे कहते नहीं है कि अपने पैशन को फॉलो करो या अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। तो अब अगर किसी को यही नहीं पता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, तो क्या करेगा, बहुत सारी चीजों को करेगा, देखेगा, फिर एक चीज को उसको समझ में आएगा, अच्छा ये मेरा इंटरेस्ट है या ये मेरा पैशन है, ठीक है। तो ये होता है ग्राउंडेड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 19th क्वेश्चन है, इस वीडियो का 9th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में कहता है स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज द रोबस्ट स्टैटिस्टिक। अब इसको समझते हैं कि रोबस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है। रोबस्ट का मतलब जो कि एकदम सॉलिड है, जो कि एकदम ठोस है, अब उसको गिरा नहीं सकते, ठीक है। तो रोबस्ट स्टैटिस्टिक वेयर एनी स्टैटिस्टिक यील्ड गुड परफॉर्मेंस व्हेन डेटा इज ड्रॉन फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि उस स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं जहां पर अगर हम ज्यादा अपने सैंपल में रखें चीजें, यानी कि जहां पर हमारा सैंपल साइज बड़ा होगा, वहां पर चीजें गलत होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है, एरर आने के चांसेस कम होंगे जब हमारा सैंपल साइज बड़ा हो जाए। चीजें कैसी हो जाएंगी, सॉलिड हो जाएंगी, रोबस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर लार्जली अनअफेक्टेड बाय द आउटलायर्स, कि अगर एक दो जो है, मतलब ये समझ लो कि कोई एक ऐसा रूम जहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोग हो, ठीक है, तो एक आध कोई निगेटिव एलिमेंट भी आ जाए, कोई एक आध निगेटिव बातें करने वाला भी आ जाए, तो उससे क्या होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात है रोबस्ट स्टैटिस्टिक में कि जो आउटलायर्स है वो जो है डेटा को हमारे डिपार्चर नहीं कर पाते, यानी कि जो हमारा जो रिजल्ट है उसको डिपार्चर नहीं कर पाते हैं अगर हमारा रोबस्ट स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि जो टी टेस्ट है वो क्या है। टी टेस्ट इज अ टाइप ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक दैट डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप, ठीक है। ये क्या करता है, डिफाइन करता है, चीजों को बताता है कि दो ग्रुप में कोई डिफरेंस है या फिर नहीं, इस चीज को बताता है। डिटरमाइन दी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों ग्रुप में या फिर नहीं, ठीक है। It let you know if those differences in mean could happen by chance, यानी कि यहाँ पर क्या कहता है कि ये भी बताने की कोशिश करता है कि ऐसा तो नहीं कि जो डिफरेंसेस आए हैं वो बाय चांस आ गए हैं, ठीक है। मतलब रूम में 10 लोग थे जो पॉजिटिव थे, एक एलिमेंट आ गया जो कि निगेटिव यानी डीमोटिवेटेड था, ठीक है, उसकी वजह से कुछ लोग जो है डिमोटिवेट हो गए, एक दो लोग डिमोटिवेट हो गए। तो अब देखना है कि क्या ये जो आंसर आया वो बाय चांस तो नहीं आ गया, ठीक है। द टी टेस्ट इज यूजुअली यूज्ड व्हेन डेटा सेट फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट डोंट नो द पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी कि ये कह रहा है कि टी टेस्ट हम तब लगा सकते हैं, तब भी लगा सकते हैं जब हमें वेरिएंस नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें वेरिएंसेस नहीं पता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंसेस हमें नहीं पता है, तो भी हम टी टेस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये टी टेस्ट का फॉर्मूला है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। कहता है कि स्टूडेंट टी टेस्ट इज दी रोबस्ट स्टैटिस्टिक। कह रहा है कि जो स्टूडेंट का टी टेस्ट है वो क्या करता है, वो एक सॉलिड रिजल्ट देता है, ठीक है, एक सॉलिड आंसर देता है। ये बात ठीक कह रहा है। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट टी टेस्ट है जो स्टैटिस्टिक कैन यील्ड एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ डेटा इवन इफ सम अजम्पशन एंड पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक आर वायोलेटेड। कह रहा है कि कुछ अगर एक्सटर्नल वेरिएंसेस भी समझ लीजिए आ जाए तो भी जो हमारा रिजल्ट है वो डिपार्चर नहीं होगा, ठीक है। ये बात जो रीजन है ये इस बात को प्रूव करता है कि हाँ, मतलब अगर कुछ एक दो रूम में निगेटिव चीजें भी आ गई बट जो पॉजिटिव थे लोग वो पॉजिटिव हैं, ठीक है, और ये चीज उनके आ जाने से जो हमारा जो रिजल्ट है वो खराब नहीं होगा, वो डिपार्चर नहीं होगा, ठीक है। ये रीजन है और यही इसीलिए ऐसा है। सो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, बोथ आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और ये देखते हैं इसमें क्या कहता है।
इसमें दिया हुआ है रिसर्च के स्टेप्स और यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनीशन, यानी कि रिसर्च के प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाला स्टेज है। फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस, जहां पर हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। डिजाइन करना है रिसर्च को, और आगे है डेटा को एनालिसिस करने की बात। तो अब हमने कैसे बताया था कि आपको फर्स्ट वो मैच कराना है जो कि सबसे ज्यादा आपको इजीली लगे, बेस्ट मैच मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेक्निक एंड देयर एप्लीकेशन, टेक्निक और उसके एप्लीकेशन की बात कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विच इज अकॉर्ड विद द हाइपोथेसिस ऑफ द रिसर्च, यानी कि अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस हम आगे की अपनी रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है डिफाइनिंग द वेरिएबल टू बी रिलेटेड इन द अनएम्बिगुअस टर्म, हम वेरिएबल्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें कि प्राइस, डिमांड और सप्लाई, इन सब चीजों के बीच में अगर रिलेशनशिप बना रहे हैं तो एक हाइपोथेसिस हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एकेडमिक एंड सोशल वैल्यू ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन टू बी वेटेड, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी रिसर्च जिसके कि अभी आंसर नहीं मिले हुए, तो एक डेफिनेट प्रॉब्लम है वो। सो ए इज रिलेटेड टू 4 हो जाएगा, बी इज रिलेटेड टू 3 हो जाएगा, और रिसर्च यहाँ पे रिसर्च डिजाइन की बात कह रहा है, यानी कि हम आगे का डिजाइन बनाते हैं, वो जो कि 2 है। और डेटा को एनालिसिस, जहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं वो हम डेटा एनालिसिस करते हैं, जैसे कि हम SPSS का यूज करते हैं, SPSS का यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन का यूज करते हैं, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत लोग एक्सेल का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी टूल्स एंड टेक्निक है जो जहाँ पे हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया D इज रिलेटेड टू 1, तो आंसर यहाँ पर 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए। एक्चुअली में ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं होते हैं, बल्कि 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जहां पर मैं आपको डिटेल में चीजों को समझा देती हूँ। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो बिना सोचे समझे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम पे भी मुझे अपने जो भी डाउट्स हैं आप सेंड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं डेली क्विजेस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, और जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है। और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।